RSS Shakha always used to have Antakshari on that Chhatka Mela. I had gone to Palwal and my father had taken me to that Mela. So there were two teams doing Antakshari. And this Antakshari is always for poems, not for film songs. It was for poems. On our team, the last word came as Tha, Th, Tha. So no one knew any poem with Tha. So our team was going to be defeated. So immediately I just asked my father that I know one poem with Tha. So if you allow me, I can recite. So he immediately told me, yes, yes, please, otherwise our team will be defeated. So I just got up and recited that poem. थाल सजाकर किसे पूजने चले आज तुम मत वाले. And our team became victorious. When I came to electoral politics, that is also a story because JP selected me for that. And JP told them, JP said she was campaigning for all of you. Why don't you ask her to contest? So it was JP who selected me for electoral politics. नमस्कार, मैं रविश कुमार। राजनीति की दुनिया की रिश्तेदारियां लुभाती भी हैं और दुखाती भी हैं। उसकी कशिश को समझना मुश्किल है। पक्ष और विपक्ष का बंटवारा इतना गहरा होता है कि अक्सर इस तरफ के लोग उस तरफ के नेता में अपना अक्स खोजते हैं। लगता है कि वहां भी कोई उनके जैसा हो या है। ये कमी आप तब और महसूस करते हैं जब राजनीतिक विरोध दुश्मनी का रूप लेने के दौर में पहुंच जाए। सुषमा स्वराज को आज उस तरफ के लोग भी मिस कर रहे हैं। उनके निधन पर आ रही प्रतिक्रियाओं में यह बात अक्सर उभर कर आ रही है कि वे पुराने स्कूल की नेता थीं। नए स्कूल के साथ चलती हुई सुषमा स्वराज पुराने स्कूल वाली नेता क्यों किसी को लग रही हैं? वो अपने पीछे बहुत गहरा सवाल छोड़ गई हैं। आखिर सुषमा स्वराज के राजनीतिक जीवन में ऐसी क्या बात थी कि उनका जाना सबको अखर रहा है और उन्हें भी अखर रहा है जो उनकी पार्टी में नहीं थे। 67 साल की उम्र तो कुछ भी नहीं है। वक्ताओं से भरी बीजेपी में सुषमा स्वराज जैसी वक्ता कब श्रोता बनकर नेपथ्य में चली गईं, किसी को पता नहीं चला। राजनीति में जब तक हाशिए पर ना जाएं, हाशिए से केंद्र में ना आए, आप नेता नहीं बनते हैं। सुषमा स्वराज भी अपवाद नहीं थी। उसकी वजह थी उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा। नेता बना बनाया नहीं होता है। जो नेता होता है वो रोज बनता है। अलग अलग चुनौतियों और सवालों के बीच बनता बिगड़ता रहता है। आप कल्पना कीजिए, सुषमा स्वराज 25 साल की उम्र से राजनीति में हैं। इसी उम्र में हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बन गई। 42 साल के राजनीतिक जीवन में स्वराज किन किन जिलों में गई होंगी, गांवों में गई होंगी, मोहल्लों में गई होंगी। वहां जिन्होंने उन्हें सुना होगा वो आज सुषमा को कैसे याद करते होंगे, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। वो अनगिनत लोगों का प्यार समेटकर इस दुनिया से गई हैं। यह बात सिर्फ सुषमा स्वराज के बारे में नहीं बल्कि हर उस नेता के बारे में है जो लंबे राजनीतिक जीवन में देश को इस छोर से उस छोर तक कई बार नापता है। क्यों आज ट्विटर और फेसबुक पर लोग सुषमा स्वराज को मिस कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं? बहुत कम नेता होते हैं जो दूसरे दल के नेताओं को अपने जैसा नजर आते हैं। बहुत कम नेता होते हैं जो अपने दल में रहते हुए दूसरे दल का नजर आते हैं। सुषमा स्वराज हमेशा बीजेपी की होकर रही, मगर लगी सबको अपना अपना। यही राजनीति की असली कमाई होती है। इसलिए विरोधियों को लगता है कि सुषमा उनके घर से भी गई हैं। जिस सियासी चौखट से उनकी अंतिम विदाई हुई है, वहां भी सुषमा ने अपना पराया का दर्द झेला होगा। बगैर इसके कोई सियासत में सफर पूरा नहीं करता। कोई उनसे किनारा कर गया होगा, किसी से वो किनारा कर गई होंगी। लेकिन जब आप नेता होते हैं तो आपके लिए सब आते हैं। आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी। सुषमा स्वराज के लिए सब आए। 42 साल की सियासी स्मृतियां हैं। सुषमा स्वराज का भाषण सबको याद रहता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि सारे अच्छे भाषण की याद 2014 के पहले की है, उसके बाद की नहीं है? क्या 2014 के बाद की सुषमा और 2014 के पहले की सुषमा में कोई अंतर था? विदेश मंत्री के तौर पर बेशक उन्होंने संसद में कुछ मौके पर भाषण दिए, लेकिन विदेश नीति की पहचान उनके नाम से कम हुई, शायद नहीं हुई। आदतन वो अकेला इंटरव्यू देने में यकीन नहीं करती थी। बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, सबके साथ बात करती थी। 2013 तक वो मंच पर आगे आगे रहती थीं। उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भी देखा गया, मगर 2014 के बाद उन्होंने कभी मंच की अगली पंक्ति को क्रॉस नहीं किया, न ही ऐसा कुछ कहा जिससे अगली पंक्ति के नेता उलझन में फंसते। सुषमा हमेशा बीजेपी की ही रहीं। उन्होंने एक ऐसा मौका नहीं दिया पिछले 5 साल में जिससे कोई
प्रधानमंत्री और उनके बीच की दूरी पर बहस कर सके। जब भी ऐसा लगा, सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को किसी बात का श्रेय दिया। प्रधानमंत्री ने भी उनके निधन की खबर पर तुरंत ट्वीट किया और गहरा अफसोस जताया, उनके योगदानों को याद किया। इसलिए सुषमा स्वराज नेता थीं, अपने नेता को भी नेता समझती रहीं। कोई ऐतराज हो सकता है, हुआ होगा, मगर कभी सार्वजनिक नहीं किया। इस बार शपथ ग्रहण समारोह में उनका आना और वहां से चुपचाप नेपथ्य में चले जाना किसी ने नोटिस में नहीं लिया। सांसद का चुनाव नहीं लड़ा, विदिशा छोड़ वैदेही हो गईं, विदेश मंत्री का बंगला छोड़ 3 कमरे के फ्लैट में आ गईं। 5 साल विदेश मंत्री रहकर गईं, मगर जब मंत्रालय छोड़ा तो शायद ही कहीं उनकी नीतियों और उपलब्धियों पर चर्चा हुई, कोई गंभीर लेख दिखा। आप भी सर्च कर लीजिएगा। सुषमा स्वराज खेमे में बटे दिल्ली के पत्रकारों से भी खुद को बचाती रहीं और पत्रकार भी 2014 के बाद उनकी महानता और उपलब्धियों पर अलग से बात करने से बचते रहे। सुषमा का अकेलापन उनके साथ चला गया। मंगलवार दोपहर उनसे पत्रकार अनीता सलूजा मिली थीं। अनीता ने सुषमा से कहा कि वे दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहती थीं, अपनी बेटी बांसुरी के करीब रहना चाहती थीं। बांसुरी को देखे बिना चैन नहीं आता था। अनीता ने लिखा है कि 7 अगस्त को जिस दिन उनका निधन हुआ, उनका चेहरा दमक रहा था, चमक रहा था। पूरी बातचीत में एक बार भी पार्टी की शिकायत नहीं की। यही कहा कि सब चलता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। उसके 2 दिन पहले पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी को मिली थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। आप देखिए कि बिल्कुल दुरुस्त लग रही हैं। उसी वक्त की तस्वीर है जब अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया। तब उन्होंने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। 12 बजे था और मैं उनको मिलने गई। कम से कम मैंने, मेरे ख्याल है 50 मिनट उनसे बात की। बहुत खुश लग रही थी, विद ओपन आर्म्स वो मुझे मिली और मुझे उन्होंने, मैंने उनको पूछा, मैम क्या हो क्या गया? तो कहती है नहीं कुछ नहीं, बस होता है ऐसे। मैं बोलती हूँ सभी एमपीज को कि आप पॉलिटिक्स में हो, आप तैयार रहो कि अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं, तो ऐसे पीरियड आते हैं, हम सब तैयार हैं इसके लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने पूछा कि मैम इसका मतलब क्या है कि आप गवर्नरशिप अगर आपको मिले तो आपको मिल रही है क्या, गवर्नर बन रही हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन दिया कि कोई आया था उनके पास कहने के लिए, ऑफर देने के लिए। मैं तो बोली कि तक मुझे तो बाहर जाना नहीं है, मेरी बेटी यहाँ पे है, कोर्ट में है और दिल्ली में पेशेंट है और मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड इधर उधर शेड्यूल करें, कभी दिल्ली हम रहें, बेटी के पास आए तो कभी बाहर जाएं। तो इसलिए मुझे तो यही रहना है, मैंने दिल्ली से बाहर नहीं जाना है। तो मैंने कहा मैम देन व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करेंगी? क्या करें? नहीं कुछ नहीं है, मेरी बेटी को ऑफिस है, मैं हर रोज मिलूंगी, लोगों को मिलना शुरू करूंगी, एमपीज को मिलना शुरू करूंगी। ये उन्होंने मुझे बोला। फिर मैंने कहा अच्छा, तो कह रही है कि देखो ऐसा है कि मैं तो भगवान कृष्ण की को मानने वाली लेडी हूँ और उनके वहाँ ना पीछे भगवान कृष्ण की आइडल पड़ा हुआ था, मूर्ति पड़ी हुई थी। तो वो कहती है कि देखो इन्होंने कुछ मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तो देखो तो सब अच्छा ही होने वाला है। और अच्छा ये हुआ कि जब मैं घर पहुंची शाम को, रात को, तो मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा, मैंने बोला नहीं ऐसा कैसे, मैं तो किसी ने कहा कि एम्स में है और उनकी डेथ हो गई है। मैंने कहा अरे ऐसे क्या है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मैं तो आज मिली उनको, वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। और यकीन मानिए कि पहले से ज्यादा वो तंदुरुस्त मुझे कल नजर आई, हंस रही थी, बात कर रही थी, जोक शेयर कर रही थी और इतना अच्छे खुले मन से मिली। और सारे जो आज तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करती थी, पूरा अपना खुली किताब की तरह उन्होंने अपना पूरा रख दिया कि वो क्या हुआ, क्या पॉलिटिक्स वगैरह सबकी बात की उन्होंने मेरे से। राजनीति में एक महिला का स्वतंत्र वजूद बनाए रखना आसान नहीं होता है। छवियों के हिसाब से देखें तो सुषमा हमेशा ही आदर्श भारतीय नारी की तरह नजर आईं। उन्होंने भारतीयता को हमेशा परंपराओं से परिभाषित किया, जो आरएसएस की कल्पनाओं के करीब था। आई थी जबकि समाजवादी धारा से। सुषमा स्वराज साड़ी के ऊपर जैकेट पहना करती थी, ये उनका सिग्नेचर था। जाहिर है सिर्फ हम और आप तय नहीं करते कि नेता को कैसे देखेंगे, नेता भी तय करते हैं कि उन्हें कैसे देखा जाए। सुषमा स्वराज की साड़ी का रंग
देखकर बताया जा सकता था कि आज दिन कौन सा है, या दिन देखकर बताया जा सकता था कि सुषमा जी किस रंग की साड़ी में नजर आएंगी। अक्सर सोमवार को सफेद या दुधिया रंग की साड़ी पहनती थीं, मंगलवार को लाल, गुलाबी या संतरी, मंगलवार को निधन हुआ उस दिन भी गुलाबी साड़ी पहनी थी, बुधवार को हरे रंग की साड़ी पहनती थी। 2015 में जब नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान गई थी तो आलोचना हुई कि नवाज शरीफ के साथ हरे रंग की साड़ी क्यों पहनी थी। तब सुषमा ने कहा था कि हरे रंग की साड़ी इसलिए पहनी थी क्योंकि उस दिन बुधवार था, गुरुवार को पीली साड़ी पहना करती थी, इसलिए जब कुलभूषण जाधव का परिवार उनसे मिलने आया तो इस तस्वीर में वे पीली साड़ी में दिख रही हैं। शुक्रवार को ग्रे रंग के शेड्स की साड़ी पहना करती थी और शनिवार को काले रंग की साड़ी। रविवार को जो रंग पसंद आ जाए उस रंग की साड़ी पहनती थी। अनीता सलूजा ने यह सब लिखा है। एक नेता अपनी शख्सियत को लेकर कितनी तैयारी करता है, कितना सतर्क रहता है। नेता हवा में नहीं बनता, हवाओं से टकरा कर बनता है। 1996 में लोकसभा में दिया उनका भाषण आज दिन भर टीवी पर गूंजता रहा। विश्वास प्रस्ताव के समय का भाषण, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। सुषमा जब बोलती थी तो उनकी बातें पहुंचती थी। अध्यक्ष जी, विश्वास मत पर जो चर्चा आज प्रधानमंत्री जी के बहुत संक्षिप्त भाषण से शुरू हुई, वो मेरे वरिष्ठ साथी आदरणीय जसवंत सिंह जी के धारदार तर्कों से आगे बढ़ती हुई विभिन्न आयामों को छूती हुई मुझ तक पहुंची है। मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। हर वक्ता ने चर्चा की शुरुआत जनादेश की व्याख्या करते हुए की। दो परस्पर विरोधी व्याख्याएं इस सदन में जनादेश की रखी गई हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, कोएलिशन के लिए था। मेरी ओर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था। ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। सबको देगा। मैं उम्मीद करूंगी कि कल प्रधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था। अध्यक्ष जी, जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप स्वीकार करें, लेकिन एक दृश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे। अध्यक्ष जी, शायद राम राज्य और सुराज्य की नियति ही यही है। Please. Come on. Don't make your speech so interesting. अध्यक्ष जी, राम राज्य और सुराज्य की शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने
इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई। हिंदुस्तान में उस दिन स्वराज्य की नींव पड़ गई। दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ करहा उठा था, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ। लेकिन अध्यक्ष जी, अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है। और यही इस सदन में घटा। यही इस सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं, हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षण के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने की। तभी मैंने कहा कि 2014 के बाद का सुषमा स्वराज का ऐसा भाषण क्यों नहीं नजर आया और क्यों नहीं पूरी पार्टी उनके पीछे, उनके भाषण के पीछे मेज थपथपाती नजर आई। सुषमा स्वराज को ट्विटर पर उनकी सक्रियता के कारण ज्यादा याद किया जा रहा है। जहांगीर का घंटा था उनका ट्विटर हैंडल, जिससे जब परेशानी हुई विदेश मंत्री को पुकारने लगा। ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली दुनिया की अकेली महिला नेता, मगर सुषमा स्वराज किसी को फॉलो नहीं करती थी। आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं, वहां जीरो दिखेगा। ना पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को फॉलो किया, ना ही प्रधानमंत्री मोदी को। वैसे प्रधानमंत्री 2200 लोगों को फॉलो करते थे। हम 2200 लोगों में सुषमा स्वराज का नाम नहीं देख सके समय की कमी के कारण। आप इसे विरोध के चश्मे से देख सकते हैं, जरूर देखिए, लेकिन ऐसे भी देखिए कि नेता कितने स्वायत्त इकाई के होते हैं। सबके साथ होते हुए भी अलग और अकेला दिखने का जुनून भी होता है। कई बार वे अकेले होते भी हैं। एक ही मार्च में नेता सबके साथ चलता है, उसी मार्च में वो अकेला भी नजर आता है। किसी ने ट्वीट किया कि पासपोर्ट चोरी हो गया है, क्या करें। विदेश मंत्री आ जाती थी कि दूतावास को बता दिया है, वे मदद करेंगे। किसी के माता पिता टर्की में फंस गए, उनके कागजात खो गए, विदेश मंत्री ने जवाब दे दिया काम हो गया, आज रात लौट आएंगे। वे विदेश मंत्री सिर्फ राजनयिक संबंधों के लिए नहीं थी। हालांकि राजनयिक संबंधों को लेकर वे ट्विटर पर बहुत कम आई, शायद नहीं आई, ना ही चर्चा हुई, बल्कि विदेश गए भारतीयों की विदेश मंत्री के रूप में वो चर्चा में रही। उनकी दिक्कतों के वक्त वे गृह मंत्री बन जाया करती थी। एक ने ट्वीट किया है कि मेरा भाई जॉर्जिया में 50 दिनों से आईसीयू में है, भारत लाना चाहते हैं, आपकी मदद चाहिए तो सुषमा स्वराज मदद कर देती हैं। इसलिए शायद सुषमा स्वराज को आज मिस किया जा रहा है। यमन में फंसे भारतीय और 26 देशों के नागरिकों को वहां से निकालने में उन्होंने भूमिका निभाई। इराक में फंसे 140 भारतीयों को लेकर वो सवालों से टकराती रहीं, मगर उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और कहा कि बगैर सबूत के मृत घोषित करने से मैं इनकार करती रहूंगी और उनका पता लगाती रहूंगी। हम सब जानते हैं कि वर्ष 2015 के जून महीने में इराक में हमारे 39 भारतीय ISIS के द्वारा बंधक बना लिए गए थे। जो बॉडीज भारत सरकार द्वारा हमें दी गई थी 39, उसमें से 38 के DNA मैच कर गए हैं
और उन्होंने क्या डीएनए मैचिंग की प्रक्रिया अपनाई है इसका भी पूरा ब्यौरा वो वहाँ देंगी। और 39 मई का अंडर प्रोसेस है। तो जो बात मैंने कही थी कि दोनों के पक्के सबूत हैं, यानी हरजीत मसीह अली बनकर निकला, इसका सबूत कंपनी का मालिक दे रहा है जहां वो काम करता था, और वो मारे गए हैं। डीएनए मैचिंग से बड़ा सबूत इसका नहीं हो सकता। लेकिन सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी ये काम बहुत जटिल था, बहुत ज़्यादा दुर्गम था, बहुत ही कठिन था, इसमें बहुत बाधाएं थी। इतना बड़ा देश, बियाबान, रेगिस्तान, इतना बर्बर आतंकी संगठन कि जब मोसुल मुक्त हुआ तो केवल लाशों के ढेर थे। इतने मृतकों में से अपने लोगों को ढूंढना, मैं इसके लिए विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपनी तरफ से जनरल वीके सिंह का। वो इतने तारीफ के काबिल हैं, मैं जितनी तारीफ उनकी करूँ उतनी कम है। उन्होंने सारी बाधाओं को पार किया, सारी कठिनाइयों को झेला। जिस दिन बदूश गए उस दिन रात को एक किसी गांव के एक छोटे कमरे में वो ज़मीन पर 3 लोग सोए हैं, लेकिन उन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए वो अंत तक पहुँचे। और जो बात मैंने यहाँ कह दी थी कि बिना सबूत के मृत घोषित नहीं करूँगी, पक्का सबूत मिलेगा तो मृत घोषित करूँगी, वो वाकई वो सबूत खोज कर लाए। सुषमा स्वराज को नए स्कूल और पुराने स्कूल के खांचे में बांटकर देखा जा रहा है। क्या बांटने वाले अपनी सुविधा से इस विभाजन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वे वाजपेयी स्कूल की शालीनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी, या सुषमा वाकई नए स्कूल में अजनबी हो गई थी? पिछले साल जून में जब तन्वी सेठ नाम की महिला ने शिकायत की कि लखनऊ में पासपोर्ट अधिकारी ने उनका आवेदन मंजूर नहीं किया क्योंकि उसने एक मुस्लिम से शादी की है, तब सुषमा स्वराज ने उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह दी और एक दिन बाद तन्वी का पासपोर्ट बन गया। बस ट्विटर पर आईटी सेल की मानसिकता वाले विदेश मंत्री के पीछे पड़ गए, उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल होने लगा। कहा जाने लगा कि सुषमा स्वराज सेकुलर बनने की कोशिश कर रही हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं, उनकी किडनी का मजाक उड़ाया गया। उनके बचाव में उनके मंत्रिमंडल या पार्टी के कोई नेता नहीं आए। सुषमा स्वराज अकेली भिड़ी रहीं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले ट्विटर हैंडल को लाइक करने लगी और ट्विटर पर वोटिंग लॉन्च कर दिया कि क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। ट्विटर पर सभी सुषमा स्वराज के साथ खड़े हो गए, लेकिन जब महिला पत्रकार आए दिन उन्हीं भाषा का के हिसाब से ट्रोल होती रहीं, तब सुषमा स्वराज ने किसी का बचाव नहीं किया। यह सुषमा स्वराज की सीमा थी। उन्होंने मी टू आंदोलन के समय, अकबर का जब प्रकरण आया तब भी कुछ नहीं कहा, ना ही कठुआ बलात्कार के समय उन्होंने कुछ कहा। नेता बगैर सीमाओं के नेता नहीं होता है। वो महिला नेता जरूर रहीं, शानदार नेता जरूर रहीं, लेकिन महिलाओं पर जब हमला हुआ उस वक्त वो महिला नेता के रूप में नजर नहीं आई। शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो सुषमा स्वराज के बारे में तल्ख बातें करता हो, ना बीजेपी में ना बीजेपी के बाहर। लेकिन एक नेता का मूल्यांकन सिर्फ उसकी खूबियों से नहीं होना चाहिए, उसकी कमियों और सीमाओं से भी होना चाहिए। कमियों में और सीमाओं में अंतर होता है। जो अच्छा नेता होता है वो देखता है कि कोई उसकी सीमाओं को ठीक ठीक पकड़ पाता है या नहीं। भले ही वो आपके सामने इनकार करेगा, लेकिन मन ही मन मुस्कुराता भी है कि किसी पत्रकार ने उसे पकड़ लिया। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बनी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री। बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं के कारण विवाद में आई तो सोनिया गांधी को चुनौती देने बेल्लारी पहुंच गई। कह दिया कि सोनिया अगर प्रधानमंत्री बनी तो सर मुड़ा लेंगी। सुषमा स्वराज प्यास के कारण दिल्ली का चुनाव हार गए, लेकिन इसके बाद भी उनकी धाक ऐसी रही कि जब किडनी बदलने का वक्त आया तो कई लोग अपनी तरफ से पेशकश करने लगे। ललित मोदी के भागने के समय भी उनका नाम विवादों में आया, लेकिन जल्दी ही वो विवाद खत्म हो गया। ललित मोदी कभी भारत नहीं आया अभी तक। दिल्ली में हरियाली तीज के वक्त झूला झूलते हुए सुषमा स्वराज की तस्वीर अगले दिन अखबारों में छपती थी। करवा चौथ करती थी तो टेलीविजन पर लाइव होता था। स्वराज कौशल से उनकी शादी के भी अलग किस्से हैं, दिलचस्प किस्से हैं। अलग विचारधारा के बाद भी दोनों ने शादी की, वो भी आपातकाल में। घर वाले शादी से खुश नहीं थे, वो नेता अच्छी थी, ढेर सारी स्मृतियां छोड़ गईं। और यह सवाल भी कि सुषमा स्वराज में सारी प्रतिभा थी मगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकी। लेकिन क्या किसी नेता की उपलब्धियों की सूची का यही आखिरी अफसोस होना चाहिए? मेरी राय में उसे और सवालों के साए में देखा जाना चाहिए। 42 साल का राजनीतिक जीवन रहा है। मैंने जो बताया वो उसका एक अंश भी नहीं है। ना नेता बनना आसान है, ना ही नेता को जानना आसान होता है। सुषमा स्वराज याद आती रहेंगी। उनकी बेटी बांसुरी ने मुखाग्नि दी। सुषमा जी के निधन पर बहुत ही अफसोस। और सुषमा जी वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन थी। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी उनको हमेशा याद किया जाएगा। देश भर की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है।
आज उनके जाने से एक बड़ी रिक्तता भारत के राजनीतिक क्षेत्र में खड़ी हुई है, जो लंबे समय तक मैं मानता हूं भर नहीं पाएंगे। सुषमा जी एंड माई सेल्फ, both of us were given Best Parliamentarian Award in the Parliament. Same that function was organized in the Parliament, and President of India has given that award to me and her. It's a great loss to the country. आज संसद से लौट के आता हूँ, उनकी ट्वीट देखता हूँ और फिर खबर आती है वो नहीं रही। हम बहुत दुखी थे, शब्द नहीं मेरे पास। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 को खत्म करने के भारत के फैसले के जवाब में पाकिस्तान ने आज कई एकतरफा फैसले लिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भारत से राजनयिक संबंधों का स्तर घटाने का फैसला लिया गया। इसके तहत पाकिस्तान भारत में अपने उच्चायुक्त को वापस बुला रहा है और उसने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को वापस भेजने का फैसला किया है। द्विपक्षीय व्यापार को भी रोकने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपील करेगा। बाकी ब्रेक के बाद। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मध्यस्थता की कोशिशें नाकाम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक सुनवाई शुरू हो गई है। 2 दिन सुनवाई हो चुकी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ के सामने याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कर दी हैं। इस मामले में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 30 सितंबर 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में 2.77 एकड़ की विवादित जगह को निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान के बीच 3 हिस्सों में बांटा गया था। 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपील सुप्रीम कोर्ट में है। सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा की दलीलें सुनी जा रही हैं। निर्मोही अखाड़े ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़ी 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर अपना मालिकाना हक होने का दावा किया है। अखाड़ा की तरफ से दावा किया गया कि सदियों से वही इस जमीन पर रामलला की पूजा, सेवा और मंदिर का प्रबंधन करता आ रहा है। यह भी दावा किया गया कि 1934 में विवादित जमीन पर बनाई गई मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा करना मुस्लिमों ने बंद कर दिया था। 16 दिसंबर 1949 से शुक्रवार यानी जुमे की साप्ताहिक नमाज भी बंद हो गई थी। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को रामलला की मूर्ति फिर से विवादित मस्जिद में रख दी गई। निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट में यह दावा भी किया कि हिंदुओं ने 1850 में पूजा करने के अधिकार को लागू करने की कोशिश की, भीतर के अहाते में पूजा करना जारी रखा, लेकिन ब्रिटिश कब्जे और हिंदू मुसलमानों को विभाजित करने की नीति के कारण व्यवस्था को औपचारिक रूप नहीं दिया जा सका। उपासकों द्वारा 1989 में पूजा के अधिकार को औपचारिक रूप देने के लिए मुकदमा दायर किया गया था। 1853, 1885 और फिर 1934 में विवादित मंदिर मस्जिद की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए दंगे भी हुए। निर्मोही अखाड़े की दलीलों के बाद जब बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही विवादित जमीन का 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को देने का फैसला कर चुका है, बेंच ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 1934 से पहले इस जगह पर मुस्लिम नियमित तौर पर नमाज अदा करते रहे हैं। पहले दिन इस मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील राजीव धवन और बेंच के बीच तीखी बहस हुई। दूसरे दिन जब सुनवाई शुरू हुई तो निर्मोही अखाड़े को संविधान पीठ के सख्त सवालों से गुजरना पड़ा। संविधान पीठ ने कहा कि हमें विवादित जमीन के स्वामित्व के मूल दस्तावेज दिखाए जाएं, दस्तावेजों से साबित करें कि आप विवादित भूमि के मालिक हैं। लेकिन अखाड़ा के वकील ने कहा कि 1982 में हुई डकैती में कई कागजात चले गए, गायब हो गए।
कुछ ही दस्तावेज उपलब्ध हैं और इन्हें अदालत को दिखाया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अखाड़े को और तैयारी के साथ आने के लिए कहा और रामलला विराजमान पक्ष की दलीलें सुननी शुरू कर दी। रामलला विराजमान की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल के पराशरन ने दलील दी कि विश्वास ही सबूत है। भगवान राम में लाखों लोगों की आस्था, अटूट आस्था, इसका प्रमाण है कि वह राम जन्मभूमि है। भीतरी अहाते या बाहरी अहाते की बात अप्रासंगिक है, पूरा इलाका ही राम जन्मभूमि है। इस दौरान संविधान पीठ में शामिल जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने पूछा कि क्या इस तरह जन्म स्थान पर सवाल दुनिया में कहीं और भी उठाया गया है? क्या ऐसा सवाल पैगंबर को लेकर या फिर यीशु को का जन्म स्थान बैथलहम है? इस पर दुनिया की किसी अदालत में सवाल उठा है? इस पर वकील पराशरन ने जवाब दिया कि वो पता करके बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद, जो भूमि का विवाद है, उसको लेकर लगातार दूसरे दिन आज सुनवाई हुई। काफ़ी अहम मोड़ आया उस वक्त जब निर्मोही अखाड़ा, जो लगातार दावा कर रहा था मंगलवार को भी कि राम जन्मभूमि की जो 2.77 एकड़ ज़मीन है उस पर उसका मालिकाना हक है, क्योंकि वही वहाँ का प्रबंधन, सेवा और पूजा का अधिकार उसी के पास हमेशा से रहा है, बहुत सालों से उसके पास रहा है। तो आज की सुनवाई काफ़ी अहम रही जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा के वकील से पूछा कि वो मूल दस्तावेज दिखाए जिसमें ये साबित होता हो रिकॉर्ड पे कि वो इस पूरी ज़मीन का मालिक है। लेकिन अखाड़े की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि 1982 में उनके यहाँ एक डकैती पड़ी थी जिसमें उनका जो दस्तावेज थे वो सब चले गए। कुछ दस्तावेज बचे हैं, उनको वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई और उनको कहा कि पहले वो साबित करें, दस्तावेजों के दम पर साबित करें, क्योंकि ये सिविल मामला है, सिविल सूट है, इसमें दस्तावेज सबसे अहम होते हैं। दस्तावेज पर उनको साबित करें, उसके बाद उनकी सुनवाई करेंगे। उनको वक्त दे दिया गया। तो यहाँ पर एक अहम सुनवाई चली है और अब रामलला विराजमान की तरफ से बहस हो रही है और वो कह रहे हैं उनके वकील के लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था है, अटूट आस्था है कि यही राम जन्मभूमि है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल भी पूछा है उनसे। सुप्रीम कोर्ट ने ये जानना चाहा कि क्या दुनिया में कहीं भी किसी भी धर्म को लेकर, उनके ईश्वर जो हैं उनको लेकर, क्या कभी उनकी जन्म स्थान को लेकर विवाद किसी अदालत में पहुंचा है? अगर पहुंचा है तो वो बताया जाए। हालांकि फिलहाल रामलला के वकील ने कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन वो ज़रूर इस पर बात रखेंगे, पता करेंगे। तो कल एक अहम सुनवाई होगी गुरुवार को और इसी सुनवाई में फिर ये बात आगे बढ़ेगी। वैसे इस सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर मध्यस्थता की भी कोशिश हुई। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक मध्यस्थता में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मंदिर के लिए विवादित जमीन पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार था। उसका यह भी कहना था कि वो इसके बदले में मस्जिद बनाने के लिए कोई जमीन नहीं लेगा, लेकिन वक्त की कमी से एक और पक्षकार को मनाया नहीं जा सका। अब मुस्लिम उलेमा का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि मुकदमे की सुनवाई के साथ साथ मध्यस्थता फिर से शुरू की जाए ताकि मसले का हल कोर्ट के बाहर ही निकल आए। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के जमीनी विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड मेन पिटिशनर है, क्योंकि बाबरी मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड में वक्फ की मस्जिद के तौर पे दर्ज थी। समझौते के आखिरी दौर में बोर्ड ने विवादित जमीन से दावा छोड़ने की पेशकश की थी। उसकी सुप्रीम कोर्ट से 3 मांग थी। पहली, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 को सख्ती से लागू किया जाए, जिसके मुताबिक अयोध्या के अलावा सभी धर्म स्थानों की 1947 की स्थिति कायम रहेगी। नंबर 2, जो मस्जिदें ASI के पास हैं उनमें मुमकिन हो तो नमाज की इजाज़त दी जाए। नंबर 3, अयोध्या की दूसरी मस्जिदों में मरम्मत की इजाज़त दी जाए। और नंबर 4, अयोध्या में 1992 में मारे गए मुस्लिम लोगों के परिवार की मदद की जाए। सूत्रों के मुताबिक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मंदिर के लिए ज़मीन देने के बदले मस्जिद के लिए ज़मीन लेना नहीं चाहता था। बोर्ड का कहना था कि मंदिर के लिए ज़मीन लेके मस्जिद के लिए ज़मीन मांगना तो सौदेबाजी होगी। अगर मुसलमान मस्जिद बनाना चाहेंगे तो वो अपने पैसे से अपनी ज़मीन पे कहीं भी बना सकते हैं। अयोध्या ज़मीनी विवाद में 8 मुस्लिम पक्षकार हैं, जिनमें 4 निजी याची इकबाल अंसारी, हाजी महबूब, मोहम्मद उमर, मिसबाहुद्दीन और मौलाना महफूजुर रहमान हैं, जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद का रिप्रेजेंटेटिव सूट है। इनमें से ज़्यादातर याची पहले से ही विवादित ज़मीन छोड़ने को लेके लचीला रुख रखते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद
उस जगह को थोड़ा छोड़ दें और सब जगह वो मंदिर उसके जहाँ राम चबूतरा था वहाँ से मंदिर बना लें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, ना हमें कोई मुकदमे की ज़रूरत ना वो कुछ हो, उसको छोड़ दें। सरकार इस तरीके से काम करे कि देश दुनिया को देखते हुए जो है कोई काम करे कि ना मुसलमानों में कोई ठेस पहुँचे ना हिंदुओं में ठेस पहुँचे, बाबरी मस्जिद भी बने तो राम जन्मभूमि बने। सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता कमेटी के अलावा भी कई लोग निजी तौर पे मध्यस्थता में शामिल लोगों को सुलह के लिए समझाने का काम कर रहे थे। इनमें सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर अतहर हुसैन भी थे। उनका कहना है कि सुलह के लिए रिप्रेजेंटेटिव सूट वाले दोनों पक्षों का इसमें राजी होना ज़रूरी था, लेकिन वक्त कम होने की वजह से जमीयत उलमाए हिंद को इसके लिए मनाया नहीं जा सका। तो हमें इस बात का अफसोस है, अगर थोड़ा वक्त होता, मतलब ये अगर प्रोसेस मीडिएशन प्रोसेस को हफ्ते 10 दिन और बढ़ा दिया जाता तो हम उन तक पहुंच पाते और उनको उन बातों पर रजा कर लेते जिसमें और तमाम लिटिगेंट तैयार थे, जो एक फार्मूला दिया गया था। ये देश का बहुत बड़ा मसला बन चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर समाज में बहुत सारे अंदेशे हैं। मिसाल के लिए, जिस समुदाय के खिलाफ फैसला आएगा उसके अंदर हारने की हीन भावना आएगी। अगर मस्जिद का पक्ष जीता तो वहाँ मस्जिद बनाने से हिंसा होगी, मंदिर का पक्ष जीता तो देश भर में विजय जुलूस, आतिशबाजी और भड़काऊ नारेबाजी के अंदेशे हैं, उससे भी हिंसा होगी। देश पहले ही मंदी का शिकार है, ऐसे में सांप्रदायिक हिंसा देश को और पीछे ले जाएगी। देखिए, ये एक ऐसा केस है जिसमें दो अलग अलग मज़हबों की आस्था का एक मसला है और बहुत ही बड़ा मसला है, इसलिए आपसी सुलह से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होगा। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी। कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना ना समाज के लिए, ना बिजनेस के लिए और ना ही फ्यूचर जनरेशन्स के लिए मुनासिब होगा। कई समस्याग्रस्त मुस्लिम देशों में काम कर रहे श्री रविशंकर भी इस मध्यस्थता का हिस्सा रहे हैं। इसके पहले भी वो सुलह की कोशिशें कर चुके हैं, उन्हें भी ऐसे ही अंदेशे हैं। हम तो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार मोहब्बत का माहौल चाहते हैं और हमको ये डर है कि जैसे अन्य देशों में हो रही है माहौल, ऐसा हमारे देश में कभी ना हो, क्योंकि हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम उलेमा का एक बड़ा तबका चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को रोके बिना सुलह की कोशिशें फिर शुरू हों। पारिवारिक मसलों में सुलह कराने वाले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली कहते हैं कि घरेलू झगड़े निपटाने में महीनों लगते हैं। देश के इतने बड़े मसले पे सुलह के लिए सिर्फ 3.5 महीने मिले, जबकि बीच में आम चुनाव, 1 महीना रमज़ान और अदालत में गर्मियों की छुट्टी हो गई। दूसरा इसमें रास्ता ये भी हो सकता है कि एक तरफ से हियरिंग होती रहे और दूसरी तरफ मीडिएशन पैनल को भी अपना काम करने दिया जाए। अगर इस नहज पर कोई फैसला हो जाए, कोई स्टेप लिया जाए, तो हम आज भी होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ये मामला इस पैनल के ज़रिए से हल हो सकता है। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 27 सालों के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक पीढ़ी और जवान हो गई है जो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, आगे बढ़ना चाहती है। वो चाहते हैं कि मंदिर के लिए ज़मीन भले दे दी जाए, लेकिन मस्जिद को गिराने वालों के खिलाफ जल्द मुकदमा चले और जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।